हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल द मोमेंटम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग एसएसटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है कि बहुविकल्पीय प्रश्न का डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, उसके पॉइंट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें 4 विकल्प जो दिए गए हैं, उस चारों विकल्प में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैंने आप लोगों को चारों विकल्प के विशेषताओं को बताया है, उसके स्पेसिफिसिटी को बताया है, जिससे आपके इम्तिहान में, आपके एग्जाम्स में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था, 35 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36 नंबर से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, और ऑप्शन डी है लाला हरदयाल। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो सबसे पहले अभी हमने आप लोगों को बताया कि हम कुछ क्वेश्चन का चारों जो विकल्प जो दिए गए हैं, ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन का हम उन चारों विकल्पों का विशेषताओं को यानी स्पेसिफिसिटी को बता दे रहे हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा भी जो है कि अगर एग्जाम्स में अगर गलती से अगर वही पूछ दिया तो आपको उसमें भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, इनके द्वारा शुरू किया गया था केसरी पत्रिका का शुरू किया गया। महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया। लाला हरदयाल जी ने एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम था गदर पार्टी, है ना? आप लोगों ने गदर मूवी भी देखा होगा। गदर पार्टी। और एनी बेसेंट जी ने, इन्होंने ही न्यू इंडिया समाचार पत्र का शुरू किया था। न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरू किया था एनी बेसेंट जी ने। तो इसलिए आपका क्वेश्चन कहता है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो आपका ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जो है कहता है कि रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है इराक। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी चीन, और ऑप्शन डी है इराक। तो रेशम मार्ग जो है कि ये आपको आरंभ होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आंसर इसका चीन से शुरू होता है। इसका रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? चीन से। अब बात करते हैं हम लोग रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जो है कि एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग है। प्राचीन एक व्यापारिक मार्ग है जो चीन से लेकर यूरोप तक फैला था। यूरोप तक इस मार्ग से व्यापार होता था, व्यापारिक सामान आना जाना होता था इससे। और इस मार्ग का रेशम मार्ग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस मार्ग से रेशम का व्यापार किया जाता था, क्योंकि चीन में रेशम का उत्पादन किया जाता था और चीन से रेशम जो है यूरोप में भेजा जाता था। अब ये चीन के एक शहर चौंगऑन से आरंभ होता था और मध्य से यानी कि सेंट्रल एशिया से होते हुए ईरान के रास्ते तुर्की होते हुए यूरोप तक फैला था। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? और इसका आंसर है चीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 कहता है इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? अत्यंत विपन्न का मतलब जहां पर संसाधनों की कमी है, जहां पर संसाधन बहुत ही कम है। तो अत्यंत विपन्न है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है जापान। तो
भारत में कोयला भी पाया जाता है, लौह अयस्क भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, तेल गैस भी है। और ऑप्शन बी में आपका चीन, तो चीन में भी जो है कि अभ्रक का उत्पादन है, अभ्रक पाया जाता है, लौह अयस्क खनिज भी है वहां पर, और कोयला भी है। ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां भी प्राकृतिक संसाधन। अगर कहीं कमी है तो वह है आपका ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी जापान। जापान में प्राकृतिक संसाधनों की अत्यंत ही विपन्नता है, बहुत ही कमी है। जापान की आर्थिक व्यवस्था दूसरे देशों पर निर्भर है, वो आयात कराता है, इंपोर्ट पर ही निर्भर है। वहां की आर्थिक स्थिति इंपोर्ट पर निर्भर है। और जापान एक छोटा सा द्वीप है जहां पर प्राकृतिक संसाधनों की बहुत कमी है। वहां किसी भी प्रकार की खाने यानी कि लौह अयस्क हो गया, आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी की विपन्नता है, कमी है। इसलिए इसका आंसर होगा कि इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जापान, ऑप्शन नंबर बी जापान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक पर्यावरण वाला है, यानी कि सबसे ज्यादा इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, सबसे अधिक वन क्षेत्र है, सबसे अधिक वन क्षेत्र है, इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक वन आवरण वाला यानी कि वन क्षेत्र कहाँ है आपका, तो आपका सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। 79.23% आपका यहाँ है। अरुणाचल प्रदेश की कुल भूमि का 79.23% जो है कि वनों से विस्तारित है, वनों से ढका हुआ है, वनों से कवर है। अब आपका बात करते हैं हम लोग इसमें उड़ीसा में जो है कि आपका उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें, फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो वहां कितना है, उड़ीसा में कितना वन विस्तार है, छत्तीसगढ़ में भी अच्छा खासा वनों का विस्तार है। यहाँ पर आपका उड़ीसा में आपका 34.27%, उड़ीसा में आपका कितना है, उड़ीसा में आपका 34.29% और छत्तीसगढ़ में आपका है 44.40% और मध्य प्रदेश में आपका 25.14% है। तो आपका कौन सर्वाधिक वनावरण वाला यानी किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल है 79.23%। वहां के कुल भूमि का 79.23% जो है जंगलों से ढका हुआ है। अब बढ़ते हैं हम लोग, तो इसका आंसर होगा 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए अरुणाचल प्रदेश। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान है और यहीं पर जो है कि स्नो लेपर्ड पाया जाता है, जो कि एक दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो आपका रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है जहां पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ और संरक्षित है, बहुत ही धीरे धीरे इसकी तादाद अब घटते जा रही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बांध, ऑप्शन बी है अपतटीय तेल रिग, ऑप्शन सी है आपका बंदरगाह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए क्या है? बांध है, ऑप्शन बी है अपतटीय तेल रिग है और ऑप्शन सी है आपका बंदरगाह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट एक अपतटीय तेल रिग है, एक तेल रिग है जो इस रिग के माध्यम से ऊर्जा और गैस की आवश्यकताओं को पूरे भारत में जो है कि इसका महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मुंबई, ये भारत के पश्चिम में मुंबई के निकट स्थित है, अपतटीय तेल रिग है। सागर सम्राट क्या है? एक अपतटीय तेल रिग है। अब बढ़ते हैं हम लोग, तो सागर सम्राट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? रूस के सहयोग से किस परमाणु गृह का निर्माण किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है काकरापार परमाणु विद्युत गृह, काकरापार परमाणु विद्युत गृह, और ऑप्शन बी है कैगा परमाणु विद्युत गृह, और ऑप्शन नंबर सी है कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, और ऑप्शन नंबर डी है कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह। तो अब हम लोग बात करते हैं काकरापार परमाणु विद्युत गृह। यह आपका गुजरात में है। कहां है? यह है आपका गुजरात में। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहां है? कर्नाटक। और कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहां है? तो ये है आपके केरल में, केरल के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। और कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह भी जो है ये भी आपका केरल में है। लेकिन क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि रूस के सहयोग से जो है कि कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। बाकी सारे जो है कि वो भारत में ही जो है कि निर्माण उसका हुआ और यहीं के द्वारा हुआ। और लेकिन कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था और इसे जो है 2 यूनिट में बांटा गया था। टोटल इसकी क्षमता जो है 1000 मेगावाट की क्षमता है। टोटल कितनी है? 1000 मेगावाट की क्षमता है, जो पूरे भारत में जो है कि भारत में ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके जो 2 यूनिट है, इसका निर्माण जो किया गया था, इसका निर्माण कुडनकुलम का निर्माण कब हुआ था? 2002 में इसका निर्माण किया गया। सन 2002 में इसका निर्माण किया गया। इसका सन 2002 में आपका इसका निर्माण किया गया। और इसका पहला यूनिट का जो है कि काम जो पूरा हुआ था, इसके 2 यूनिट थे, तो पहला यूनिट का इसका निर्माण जो हुआ 2013 में और दूसरा यूनिट का निर्माण जो हुआ 2016 में। फर्स्ट यूनिट बढ़िया से लिख देते हैं। फर्स्ट यूनिट का निर्माण 2013 में और सेकेंड यूनिट का निर्माण जो हुआ 2016 में इसका सेकेंड यूनिट का निर्माण किया गया। और ये टोटल जो है 1000 मेगावाट के क्षमता के था। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या होगा कि रूस के सहयोग से कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह केरल के तिरुनेलवेली जिला में स्थित है। तो इसलिए इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के सहयोग से कुडनकुलम का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा। ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है सन, ऑप्शन सी है रेशम, ऑप्शन डी है जूट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा रेशम। रेशम को जो है कि सुनहरा रेशा कहा जाता है। सुनहरा रेशा इसे कहा जाता है। ये अपने क्वालिटी में और सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इससे जो है कि आपको क्या कहते हैं, इससे आपको कपड़े भी बनते हैं, फिर फर्निशिंग में भी काम के लिया जाता है। तो किसे सुनहरा रेशा? तो रेशम को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? ठंड का दिन है,
आप लोग गुलबंद बांधते होंगे, मफलर जिसे कहते हैं, मफलर। मफलर पर कभी कभी देखेंगे टैग में लिखा हुआ रहता है, टैग में अंगूरा, ANGOOR अंगूरा। तो वही अंगूरा ऊन किससे, वही जो मफलर बना हुआ है, वही टोपी जो बना हुआ है, किस ऊन से, अंगूरा ऊन से प्राप्त किया जाता है। तो वो किससे बनता है? ऑप्शन ए आपको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया बकरी, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी खरगोश, ऑप्शन डी ऊंट। बकरी, भेड़, खरगोश और ऊंट। तो इसका सही आंसर अंगूरा ऊन जो है कि खरगोश से प्राप्त किया जाता है। बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए आपका आंसर सही होगा। अंगूरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? अंगूरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 45 कहता है भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया? भारत में पहला लौह इस्पात का पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आपका झारखंड और ऑप्शन डी आपका कर्नाटक। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका देख लीजिए तमिलनाडु है, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी कर्नाटक। पहला लौह इस्पात का कल कारखाना कहां शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है कि सबसे पहले शुरू किया गया था 1874 में। कब किया गया था? 1874 में। 1874 में शुरू किया गया था और इसका नाम क्या था? इसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स। बंगाल आयरन वर्क्स। क्या नाम था? बंगाल बंगाल आयरन वर्क्स। पश्चिम बंगाल में कहा? कुल्टी में स्थापित किया गया था। कहा? कुल्टी, कुल्टी में स्थापित किया गया था। कुल्टी में स्थापित किया गया था। तो इसलिए इसका आपका आंसर क्या होगा? भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहां पर? 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित किया गया था, जिसका नाम, इस फैक्ट्री का नाम क्या था? कारखाना का नाम था बंगाल आयरन वर्क्स। और ये जो है 1874 में शुरू किया था, इसलिए आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भोपाल त्रासदी गैस। आप 10th का बुक पढ़ेंगे तो साइंस में भी आपका इसका जिक्र मिलेगा, SST की बुकों में भी जो है कि ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे तो इसका जिक्र मिलता है। भोपाल त्रासदी गैस का रिसाव हुआ था। किस गैस का? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड और ऑप्शन डी इनमें से सभी। भोपाल त्रासदी गैस, बात करते हैं हम लोग पहले भोपाल त्रासदी गैस। ये 3 दिसंबर 1984 को एक भयावह, भारत में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक जगह था जहां पर यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक फैक्ट्री थी। उसी दिन 3 दिसंबर 1984 को ये एक ऐसी घटना घटी जिसमें एक गैस का रिसाव हुआ था और उस गैस के रिसाव होने के कारण बहुत ही हानि पहुंचा हमारे देश को। लगभग 1000 व्यक्ति की जाने गई, लाखों लोग जो है घायल हुए, इससे पीड़ित हुए, कई वर्षों तक इसका असर भी रहा। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, इस गैस, कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड है ना, इसको जो है कि पेस्टिसाइड के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। पेस्टिसाइड के रूप में इसका उपयोग, यह एक जहरीली गैस है। क्या है? एक जहरीली गैस है। इस गैस का जब रिसाव हुआ तो लोगों को जो है कि सांस लेने में दिक्कत, इस गैस से आंखों में जलन और भी शरीर के कई अंगों को यह नुकसान पहुंचा सकता है। तो भोपाल त्रासदी गैस 3 दिसंबर 1984 को एक बहुत ही भयावह घटना घटा था। तो इसका डेट भी है, डेट याद कर लीजिए। भोपाल त्रासदी गैस कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। फैक्ट्री का नाम क्या था? फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। और इस मिथाइल आइसोसाइनाइड से किसके उपयोग में लाया जाता है?
पेस्टिसाइड के उपयोग में लाया जाता है। पेस्टिसाइड के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, इसका पेस्टिसाइड के उपयोग में उत्पादन किया जाता है। तो इसलिए भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो बात करते हैं ऑप्शन का। ऑप्शन ए में NH1, ऑप्शन बी NH44, ऑप्शन सी देख लीजिए NH30, ऑप्शन डी NH4। ऑप्शन ए में क्या दिया? ऑप्शन ए में NH1, ऑप्शन बी में NH44 और ऑप्शन सी NH30 और ऑप्शन डी NH4। बात करते हैं हम लोग पहले NH1 की। NH1 कहां से कहां तक है? दिल्ली से पंजाब, पंजाब के अटारी, दिल्ली से पंजाब कहां? दिल्ली से पंजाब। इसकी दूरी कितना है टोटल? इसकी दूरी कितना है दिल्ली से पंजाब? चलती है NH1 कितना है इसकी दूरी? इसकी दूरी 456 किलोमीटर। इसकी दूरी कितनी है? 456 किलोमीटर इसकी दूरी है। अब बात करते हैं NH44 की। NH44 जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी कि कहां से कहां तक? श्रीनगर से, यानी कि जम्मू से चेन्नई तक खड़ी है, श्रीनगर से चेन्नई। और इसकी दूरी कितनी है? कुल इसकी दूरी कितनी है? 4112 किलोमीटर, यानी कि 4112 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये उत्तर से लेकर के दक्षिण, यानी कि श्रीनगर से लेकर के चेन्नई तक चल जाती है। NH44। अब आते हैं हम लोग NH30। NH30 आपका कहां से कहां तक जाता है? NH30 पटना से लखनऊ, पटना से लखनऊ। पटना से लखनऊ 567 किलोमीटर, 567 किलोमीटर। और NH4 जो है आपका कहां से कहां तक जाता है? NH4 आपका जो है कि मुंबई से चेन्नई, कहां से कहां तक? मुंबई से चेन्नई तक जाती है। और इसकी कुल कितनी लंबाई है? 1235 किलोमीटर। कितनी है? 1235 किलोमीटर। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि इनमें से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किसका है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किसका है? तो NH44 जो कितना है? 4112 किलोमीटर, यानी 4112 किलोमीटर लंबा है, जो श्रीनगर से चेन्नई, भारत के बहुत सारे राज्यों से होकर के, बहुत महत्वपूर्ण राज्यों से होकर के गुजरता है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात से होते हुए आपको यह पहुंचता है चेन्नई तक। तो इसका आंसर सही कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चलिए आप लोग इसको हटा देते हैं।
आप लोग इसमें से कुछ कुछ जो हो उसको नोट्स करते हुए चलेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? रेल जोन, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मध्य रेलवे, ऑप्शन बी है उत्तर रेलवे, ऑप्शन सी पश्चिम रेलवे और ऑप्शन डी पूर्व रेलवे। ऑप्शन ए कौन है? मध्य रेलवे, ऑप्शन बी उत्तर रेलवे, ऑप्शन सी पश्चिम रेलवे और ऑप्शन डी पूर्व रेलवे। तो इसमें सबसे बड़ा रेलवे जोन, तो सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है वो है आपका उत्तर रेलवे। सबसे बड़ा जोन कौन है? उत्तर रेलवे। कितना है? 6968 किलोमीटर। कितना है? 6000 यानी कि 6968 किलोमीटर लंबा है। और इसमें टोटल कितने स्टेशन है? 1152 स्टेशन है। 1152 स्टेशन है। और इसकी स्थापना जो की गई थी, ये इसकी स्थापना 1980 में की गई। इसकी स्थापना 1980 में की गई। इससे प्रतिदिन 1.5 करोड़ यात्री जो है कि सवारी करते हैं। कितना? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ यात्री जो है कि प्रतिदिन सवारी करते हैं। और इस मार्ग से उत्तर रेलवे जोन में जो है कि टोटल 30 लाख टन माल, 30 लाख टन माल जो है कि प्रतिदिन ट्रांसपोर्ट किया जाता है, प्रतिदिन। तो आपका सबसे बड़ा रेलवे मार्ग जो रेलवे जोन जो है, सबसे बड़ा रेल जोन जो है कि वो है उत्तर रेलवे जोन जो है सबसे बड़ा है। 6968 किलोमीटर लंबा है और 1152 स्टेशन है। यहाँ 1980 में इसकी स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट हुई। अब जो है कि बात कर लेते हैं हम पूर्व रेलवे के बारे में। तो पूर्व रेलवे जो है कि ये ज्यादा आपका बड़ा नहीं, 2434 किलोमीटर यानी कि 2434 किलोमीटर। कितना है टोटल? इसकी लंबाई कितनी है? 2434 किलोमीटर। मध्य रेलवे 5075 किलोमीटर, 5075 किलोमीटर। और आपका पश्चिम रेलवे जो है, पश्चिम रेलवे 5830, सॉरी 5030 किलोमीटर। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे जोन है। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन को नेशनलाइजेशन। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज्ड, यानी कि इसको कब राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, 1933, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1953। वायु परिवहन को कब राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका आंसर होगा सही 1953। कब? 1953। और इसी समय में जो है 1953 में ही एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की भी स्थापना की जाती है। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की स्थापना की जाती है, जिसमें इंडियन एयरलाइंस को जो है कि भारत के अंदरूनी वायु परिवहन के लिए जिम्मेदार था और एयर इंडिया जो था वो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन के लिए जिम्मेदार था। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन बी आपका सही है, 1953 में किया गया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? सदिया से धुबरी तक। तो सदिया का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय जलमार्ग, फिर जाकर के ऑप्शन बी है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग ए है 1 है, ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, ऑप्शन बी में ऑप्शन नंबर सी कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 और ऑप्शन नंबर डी कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग 5। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ये कहां से कहां तक? तो ये आपका
हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद तक। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और ऑप्शन सी में कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग 3। ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है कि सदिया से धुबरी तक है। कहां से कहां तक? सदिया से धुबरी तक। और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है वह आपका कोल्लम से कोट्टम। कहां से कहां तक? कोल्लम से कोट्टम तक, कोट्टापुरम। कोल्लम से कोट्टापुरम। ऑप्शन 5 राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है ये आपका तलचर से धमरा तक। और ऑप्शन बी जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 वो जो है आपका कहां से कहां तक? सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी तक। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 पर जो है कि सदिया से धुबरी तक। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहां से कहां तक? हल्दिया से इलाहाबाद। और राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहां से कहां तक? तलचर से धमरा तक। और जो है कि आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कहां से? कोल्लम से कोट्टापुरम तक। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 51, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र ये ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। ऑप्शन ए एक बार फिर देख लेते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी जो है वो है गुजरात। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में है। कहां है? पश्चिम बंगाल में। और ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है कि प्रसिद्ध है। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा प्रसिद्ध है। और ये वहां के इसमें जो है कि कई प्रकार के उद्योग हैं, जैसे में टेक्सटाइल हो गया, उसके बाद जाकर के आपका लेदर का, चमड़े का हो गया, या फिर आपका जाकर के फूड प्रोसेसिंग का हो गया। इसमें बहुत सारे उद्योग हैं। और ये बंगाल, पश्चिम बंगाल के आर्थिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण, आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसका स्थापना जो हुआ था, इसका स्थापना आपको 2003 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था इसका स्थापना? इसका स्थापना 2003 में हुआ था। इसका स्थापना 2003 में। अब बात करते हैं कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र ये है कहां? ये पश्चिम बंगाल के हुगली जिला। कहां? हुगली जिला, जो हुगली जिला जो कोलकाता से कितना दूरी है? कोलकाता से इसकी दूरी जो है कि 50 किलोमीटर के लगभग है। 50 किलोमीटर लगभग इसकी दूरी है। कोलकाता से हुगली जिले की दूरी कितना है? 50 किलोमीटर के लगभग में है। और ये पश्चिम बंगाल में 2003 में इसकी स्थापना हुई। और इसमें कई सारे प्रकार के उद्योग हैं, जैसे में लेदर हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, या फिर टेक्सटाइल हो गया। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की 52, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाजाइट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो मोनाजाइट, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं मोनाजाइट। मोनाजाइट जो है, मोनाजाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका उड़ीसा में। कहिएगा कि सर ऑप्शन तो है नहीं इसमें, है ना? ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं, ऑप्शन तो इसमें दिया केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो मोनाजाइट जो है सर्वाधिक पाया जाता है भारत में कहीं, तो वह है उड़ीसा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है मोनाजाइट? उड़ीसा में। लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पाया तो सब जगह जाता है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो सबसे ज्यादा पाया जाता है मोनाजाइट राजस्थान में। कहां?
राजस्थान में पाया जाता है। मोनाज़ाइट जो है कि टाइटेनियम ऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। टाइटेनियम ऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसको जो है कि इसका यूज जो है कि हम लोग पेपर में पेंट में ये सभी इस्तेमाल करते हैं। तो मोनाज़ाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये आंसर होगा राजस्थान। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो मोनाज़ाइट सर्वाधिक भारत के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो ओडिशा में। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि भारत का कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? भारत का कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो भारत का कॉटनोपोलिस किसको कहा जाता है? भारत का कॉटनोपोलिस। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी कोलकाता। तो अगर सबसे पहले ये बताइए, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र का मिल कहाँ लगाया गया था? तो ये आपका आंसर था बंबई, यानी कि मुंबई। पहले इसको बंबई बोला जाता था। तो बंबई 19वीं शताब्दी में जो है कि वहां बंबई में सूती वस्त्र का मिल लगाया गया था। तो इसलिए आपका आंसर सही होगा। कॉटनोपोलिस किसको बोलते हैं? मुंबई को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मुंबई को। इसका आंसर सही होगा मुंबई, कॉटनोपोलिस, क्योंकि 19वीं शताब्दी में यहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था, सूती वस्त्र के मिलें स्थापित हुई थी। तो कॉटनोपोलिस किस नगर को? मुंबई को। अब आते हैं और भी अभी यहाँ पर बहुत प्रकार के काम किए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत डेवलप, मुंबई एक आर्थिक शहर है, इकोनॉमिक सिटी बोला जाता है, फिल्मों का नगरी भी बोला जाता है ना। हमारे देश में, भारत में जितने भी ज्यादातर जितने भी अभिनेता है सबसे ज्यादा वहीं मुंबई में ही रहते हैं। तो कहता है कि भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को? मुंबई को कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग कुद्रेमुख कौन खनिज पाया जाता है? कुद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? कुद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लौह अयस्क। एक बार आपको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो कुद्रेमुख, सबसे पहले हम बात करते हैं कुद्रेमुख है कहां? ये है आपका कर्नाटक में। कुद्रेमुख एक पहाड़ी क्षेत्र है। कुद्रेमुख एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो कुद्रेमुख एक पहाड़ी क्षेत्र, और इस पहाड़ी क्षेत्र में जो है ना, इसमें लौह इस्पात का एक विशालतम भंडार है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? लौह अयस्क। कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क खनिज पाया जाता है। अब बात करते हैं सोना। सोना कहां होता है? सोना सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही है। झारखंड में कोयला, और तांबा कहां? राजस्थान में राजस्थान खेतरी जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। देखा आपका क्वेश्चन। ऑप्शन 4 हुई। ऑप्शन की विशेषताओं को मैंने बताया। सोना कर्नाटक, कोलार है ना। कुद्रेमुख एक पहाड़ी क्षेत्र जो कर्नाटक में है, वहां लौह अयस्क। कोयला झारखंड का झरिया। तांबा राजस्थान खेतरी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो 54 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन क्या था? कुद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क। आपका आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी लौह अयस्क। अब बात करते हैं हम लोग त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी गोपालगंज, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी भोजपुर। ऑप्शन एक बार और देख लेते हैं। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा, भोजपुर। त्रिवेणी नहर जो है ये आपका भोजपुर में इसका निर्माण किया गया। कहां? भोजपुर में। त्रिवेणी नहर गंगा, गंडक और कोसी के संगम पर स्थित है। गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी के संगम पर स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या नाम? गंगा, गंडक और कोसी के संगम पर स्थित है, और इसीलिए इसका 3 नदी के संगम पर स्थित होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? त्रिवेणी। त्रिवेणी नाम रखा गया। और ये ब्रिटिश
शासन के द्वारा निर्माण इसका किया गया था। इसका निर्माण हुआ था ब्रिटिश शासन के द्वारा निर्माण हुआ था, इसलिए आपका आंसर सही होगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है। इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है, सीतामढ़ी जिले में कौन स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, दुर्गावती जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं सोन नदी परियोजना, और ऑप्शन नंबर डी बरनार जलाशय परियोजना। बरनार जलाशय परियोजना, दुर्गावती जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी परियोजना और बरनार जलाशय परियोजना। तो सीतामढ़ी में कौन सा, ये कौन से परियोजनाओं में कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है। पहले देख लेते हैं दुर्गावती। दुर्गावती कहाँ है, ये आपका कैमूर जिला, कैमूर जिला। सोन नदी परियोजना ये आपका औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला मत समझ लीजिएगा, औरंगाबाद बिहार में भी है, तो औरंगाबाद। और बागमती परियोजना जो है ये सीतामढ़ी में है। और बरनार जलाशय परियोजना ये आपका भोजपुर में, ये आपका कहां है, भोजपुर में है। तो इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है, तो इसका आंसर सही होगा बागमती परियोजना। ये बागमती नदी पर ही स्थित है। बागमती नदी, इसका निर्माण जो है कि बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया था, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो अभ्रक उत्पादन में सबसे पहले तो हम देश में अभ्रक उत्पादन में सर्वप्रथम प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है, तो वो है चीन। अभ्रक उत्पादन में कौन सबसे प्रथम देश, चीन। चीन विश्व में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन वाला देश है। अब भारत कौन से नंबर पर आता है, तो भारत आपका आता है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर भारत जो है आता है अभ्रक उत्पादन में। अब भारत के अंदर की बात कर ले, स्टेट की बात कर ले, तो स्टेट के अकॉर्डिंग जो है कि आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर झारखंड। तो इसका आंसर सही होगा दूसरा। अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा। और विश्व भर में अगर देखा जाए तो चाइना है। और भारत के अंदर स्टेट की अगर बात कर ले तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर और झारखंड तीसरे स्थान पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है। भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है असम। भारत में चाय का अग्रणी राज्य कौन है, तो इसका सही आंसर होगा असम। इसका सही आंसर क्या होगा, असम। असम जो है यहां टोटल, असम में टोटल जो है भारत का, कुल भारत का 50% चाय का उत्पादन अकेले असम करता है। कितना, कुल भारत में जो भी चाय का उत्पादन जहां जहां भी किया जाता है उन सबों का कुल 50% अकेले जो है कि ये असम में उत्पादन किया जाता है। 50% चाय का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ 500 जो है कि चाय के बगीचे हैं। यहाँ पर कुछ कितने, 500 चाय के बगीचे हैं और 600 मिलियन केजी, कितना, 600 मिलियन किलोग्राम प्रति वर्ष चाय का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ की चाय का क्वालिटी भी बहुत बेहतर होता है।
तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, भारत में चाय का अग्रणी। भारत में चाय का अग्रणी कौन सा राज्य है, असम राज्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है लॉयस, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है टीन। ऑप्शन ए क्या है, मैग्नीज है, ऑप्शन बी लॉयस है, ऑप्शन सी बॉक्साइट है और ऑप्शन डी है टीन। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए आपका आंसर सही होगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का जो है कि आवश्यकता पड़ता है। बॉक्साइट एक प्रकार का खनिज है जो एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब इसकी बात करते हैं तो एल्युमिनियम बनाने के लिए तो हम लोग समझ गए, क्वेश्चन इसका आंसर मिल गया कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ता है, तो यह है बॉक्साइट। अब इसकी बात करते हैं कि यह कहाँ सबसे ज्यादा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया और ब्राजील। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील में ये सर्वाधिक पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी सूखा, ऑप्शन सी जो है सुनामी, ऑप्शन डी भूस्खलन, है ना, यानी कि लैंडस्लाइड, सुनामी, फ्लूड एंड ड्राउट यानी कि सूखा। तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहां पर होता है उसको सुखाड़ घोषित कर दिया जाता है, इसलिए आपका आंसर होगा सही सूखा। इसका आंसर होगा आपका सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सूखा। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तो सूखे की उत्पन्न होती है। सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, किसान इसमें हताहत हो जाते हैं, फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो आपका आज का टोटल क्वेश्चन हमने 60 क्वेश्चन तक कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी फिर मैं और भी जो है कि ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। जब तक एग्जाम करीब नहीं आ जाते तब तक मैं आप लोगों के लिए जो है कि एसएसटी का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी बुक से, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिर जाके इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारी बुकों से मैं जो है कि आप लोगों के लिए एग्जाम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें और इसमें जो भी आपको पूछना हो, जो भी कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी पॉइंट के बारे में आपको पूछना है, तो आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसमें हमारा टेलीग्राम का आईडी है, आप उस पर पूछ सकते हैं और इससे रिलेटेड आप किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको जो है कि द मोमेंटम क्लासेस, हिंदी क्लासेस जो है ये स्पेशल आप लोगों के लिए अभी ऑब्जेक्टिव क्लास करवाया जा रहा है, क्योंकि अभी फरवरी का टाइम, फरवरी नजदीक आने वाला है और आप लोग का एग्जाम भी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस किया जा रहा है, ताकि इम्तहान में, एग्जाम्स में आप लोगों को हेल्प मिल सके। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, हमारा हर टीचर जो है कि आप लोगों के लिए मैथ के टीचर भी हैं, फिर जाकर के साइंस भी, आपको साइंस का भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवाया जा रहा है इसमें। तो इस वीडियो को आप लोग गौर से देखें, क्योंकि इसमें आप लोगों का क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन का डिस्कस हो रहा है, वह आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसे भी आप लोग जान रहे हैं कि एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही अहम रोल है। मैथ में आप लोगों का 100 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 50 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। 50 मार्क्स आप लोगों को ऑब्जेक्टिव से ही मिल रहे हैं, बाकी 50 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बनाना है। बाकी 50 क्वेश्चन आप लोग अपने ओएमआर पर रखेंगे, 80 क्वेश्चन आप लोगों का एसएसटी में है। तो हर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया है। तो इसलिए ये हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए अभी ये, इसके बाद जो है कि हम लोग अभी स्पेशल क्लास भी शुरू करेंगे, एसएसटी का, साइंस का, मैथ्स का स्पेशल क्लास भी होगा, चैप्टर वाइज होगा क्लास, बुक से पढ़ाई भी जाएगी,
लेकिन अभी फिलहाल आप लोग 10th क्लास के जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं फरवरी मंथ में, उसके अकॉर्डिंग जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोग देखिए और इसको बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि उसका डिस्कस किया। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन भी जो आप लोगों के दिया गया उस पर उसके स्पेशलिटी को जो है कि डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के एग्जाम के रिलेटेड से बेहतर हो। तो ठीक है, थैंक यू।